केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की खबरों के बीच संभावित शहरों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू। चुनाव वाले राज्यों और सहयोगी दलों के नेताओं को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। कैबिनेट फेरबदल से पहले कई राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के और बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल बने। 12 विधायकों के निलंबन के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में बीजेपी का प्रदर्शन। राज्य सरकार ने स्पीकर की सुरक्षा बढ़ाई। बिहार कांग्रेस में टूट की अटकलों के बीच पार्टी के सभी विधायक पहुंचे दिल्ली। कल सभी विधायक राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच सोनिया गांधी से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। बैठक से पहले प्रियंका और राहुल गांधी ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। जम्मू कश्मीर पहुंची परिसीमन आयोग की टीम के साथ बैठक के मुद्दे पर गुपकार गठबंधन में दरार। पीडीपी का बैठक में शामिल होने से इनकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बैठक में हिस्सा लेने को तैयार। दिल्ली हाई कोर्ट ने नए आईटी नियम नहीं मानने पर ट्विटर को लगाई फटकार। कोर्ट ने कहा नए आईटी नियम के तहत ट्विटर को भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा। 8 महीनों में पहली बार जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के नीचे खिसका। जून में आंकड़ा 92,849 करोड़ रुपए रहा। लाल निशान के साथ बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स 19 अंक लुढ़ककर 52,861 पर हुआ बंद तो निफ्टी भी 16 अंक फिसलकर 15,818 पर पहुंचा। देश में कोरोना मामलों में राहत। पिछले 24 घंटों के दौरान 34,703 नए मामले सामने आए, जो पिछले 111 दिनों में एक दिन में सबसे कम आंकड़ा, जबकि 553 लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,36,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 6,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 18 करोड़ 49 लाख के पार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार 12 जुलाई से होगा शुरू। जनता दरबार हर सोमवार को लगाया जाएगा। इस दौरान नीतीश कुमार लोगों की समस्या सुनेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना नियमों के तहत कांवड़ यात्रा को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से कांवड़ यात्रा पर बात करने का दिया निर्देश। दिल्ली सरकार ने कोरोना पीड़ित परिवारों की मदद के लिए शुरू किया पोर्टल। 50,000 रुपए की मिलेगी आर्थिक मदद। मुंबई के पास नाहूर रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। जानमाल का कोई नुकसान नहीं। ड्रग्स केस में गिरफ्तार अभिनेता एजाज खान को बड़ा झटका। मुंबई की अदालत ने उनकी जमानत याचिका को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ रथ यात्रा पर पाबंदियों को बताया सही। कहा उम्मीद है भगवान अगले साल इसकी इजाजत देंगे। बिहार में बाढ़ ने लोगों को किया बेहाल। मुजफ्फरपुर, वैशाली और गोपालगंज समेत कई जिले चपेट में। खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं कोसी, बागमती और महानंदा नदियां। हिल स्टेशनों और बाजारों में जुटने वाली भीड़ पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जताई चिंता। शिमला और मनाली में कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में कांग्रेस की अंदरूनी कलह पार्टी को भारी पड़ेगी। आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। टक्कर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम शो, अवार्ड विनिंग प्राइम टाइम शो टक्कर। एक तरफ मोदी सरकार कैबिनेट विस्तार की तैयारी में जुट गई है, जो कल शाम 6 बजे होगा, तो दूसरी ओर कांग्रेस में कला खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सोनिया गांधी की मुलाकात से पहले सिद्धू ने बिजली के मुद्दे पर पंजाब सरकार पर हमला किया, तो राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही खटपट को दूर करने के लिए अजय माकन जयपुर पहुंचे। इसी बीच कांग्रेस के बड़े नेता सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि कांग्रेस अपनी विचारधारा और संस्कृति दोनों खोती जा रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस के अंदर कला हर दिन अब बढ़ती जा रही है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। मोदी कैबिनेट का विस्तार, कांग्रेस में हो रहा है आर पार। आज सीएनबीसी आवाज के मंगलवार के एडिशन में इसी पर होगी सीधी बात। लेकिन इस समय सीएनबीसी आवाज के टक्कर में बड़ी खबर आ रही है। मोदी कैबिनेट का विस्तार कल शाम 6 बजे होगा। इसमें 6 कैबिनेट मंत्री और 20 राज्य मंत्री शपथ ले सकते हैं और कुछ मंत्रियों के कामकाज कम किए जाएंगे, क्योंकि कईयों के पास पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा है, यानी उनके पास कई मंत्रालय हैं। तो यह इस समय की बड़ी जानकारी है, बड़ी रिपोर्ट है। इसमें ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा से। देखिए, अभी हमेशा अभी सरकारी कम्युनिके आया नहीं है जो राष्ट्रपति भवन से भी आता है, लेकिन इतने संकेत साफ हो चुके हैं कि कल शाम 6 बजे कैबिनेट का विस्तार और फेरबदल, जिसकी लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी, कल शाम को 6 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा। काफी नए चेहरे, युवा चेहरे
हो सकता है इस बार मंत्रिमंडल में आए। और 2 साल के बाद, कोरोना पीरियड के बाद 2 साल के बाद मोदी 2 में ये पहली बार विस्तार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ नजरें अब टिकी हुई हैं कि विस्तार किस हद तक होता है और कितने नए लोग आते हैं, किन राज्यों को तरजीह मिलती है। तो काफी चीजें अब धीरे धीरे परतें अब खुलनी शुरू हो गई हैं। बड़ी खबर है। मैं अमिताभ आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या ये बड़ा फेरबदल है? जैसी रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं, इट विल बी अ मैसिव चेंज। बिल्कुल अमीश, एक चीज तो साफ है, क्योंकि 81 सदस्यों का मंत्रिमंडल होता है जिसमें 53 सदस्य थे, 53 मंत्री ही अभी थे, 28 पद रिक्त थे। तो मुझे लगता है कि उन 28 में अगर 20 भी भरते हैं तो बड़ा फेरबदल है। कम से कम 9 से 10 मंत्रियों के पास 3 से 4 मंत्रालयों के प्रभार थे जो कि ओवरवर्क थे। अगर उनसे एक एक प्रभार भी लेते हैं तब भी ये काफी बड़ा है। और मुझे लगता है पूरे देश से पिछली बार जब पहली बार शपथ ली थी 2019 में मोदी 2 में, उस समय कई राज्यों का रिप्रेजेंटेशन रह गया था और ये कहा गया था कि आने वाले दिनों में ये कहा जाएगा, ये उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। लेकिन कोरोना के चलते वो चीजें पीछे छूट गई थी और पूरा देश और पूरी सरकार कोरोना से जंग लड़ रही थी। अब मौका आया है तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने काफी होमवर्क भी किया है, सारे मंत्रियों के काम की समीक्षा भी की है अमीश। तो मुझे लगता है उस समीक्षा के बाद नए चेहरों का अध्ययन करने के बाद, उन राज्यों में का विस्तार देखने के बाद जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उन राज्यों को जहां प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था, मुझे लगता है इन तमाम चीजों को देखने के बाद मणिपुर हो चाहे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। महाराष्ट्र से कुछ लोग आ सकते हैं, गुजरात से कुछ लोग आ सकते हैं, कर्नाटक के लोग हो सकते हैं। तो मुझे लगता है एक मैसिव ऑल इंडिया जिसे प्रतिनिधित्व कहा जाए पूरे देश का, वो इस कैबिनेट में दर्शित हो सकता है इस रिशफल में। बड़ी खबर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ मोदी सरकार की नई टीम की चर्चा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल की खबरों के बीच कई नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस एक के बाद एक कलह के जाल में फंसी है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जोरदार जंग के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे, लेकिन दोनों का एक दूसरे पर हमला जारी रहा। कैप्टन के दिल्ली पहुंचने से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने बिजली के मुद्दे पर कैप्टन पर हमला बोला, तो कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने सिद्धू पर वार किया। सारा पंजाब कह रहा है, ट्वीट किए हैं लोगों ने, ये कहा अच्छा होता आपके पास एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री आपको दी गई थी, आप परफॉर्म करते, आज आप रेट भी कम करते, आज आप थर्मल प्लांटों का भी फैसला करते, आज आप सब कुछ करते। लेकिन मैं थोड़ी कह सकता हूं भी मुझे ये ओहदा चाहिए, जब मुझे ये बनाओ मैं तभी काम करूंगा। उधर राजस्थान में मामला सुलझाने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन जयपुर पहुंचे। कुछ दिन पहले सचिन पायलट की नाराजगी की खबर आई थी, लेकिन कांग्रेस में गृहयुद्ध की फहरिस्त लंबी है। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा के खिलाफ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 22 विधायक दिल्ली दरबार पहुंचे और कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन सचिव केसी वेणुगोपाल से कुमारी शैलजा को हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर दी। उधर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। कुछ दिन पहले पार्टी के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा था, वाद विवाद और संवाद कांग्रेस की परंपरा रही है, लेकिन आज ये परंपरा खत्म हो चुकी है। पार्टी में आत्मचिंतन बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील कुमार शिंदे ने पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की अनसुनी पर कहा, एक समय कांग्रेस में मेरे शब्दों की कीमत थी और मेरी बात को सुना जाता था। मुझे नहीं पता कि अब मेरे शब्दों की कीमत क्या है। कांग्रेस अपनी विचारधारा की संस्कृति भी खोती जा रही है। ये समझना मुश्किल है कि आखिर पार्टी कहां जा रही है। सवाल है कि क्या कांग्रेस पर अंदरूनी कलह भारी है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार, लेकिन अब वक्त है विश्लेषण का।
देश में सियासी एक्शन का विश्लेषण। मैं सबसे पहले आपको विश्लेषण के जरिए बताता हूं कि बीजेपी में क्या हो रहा है। मोदी सरकार में कैबिनेट 2.0 को लेकर बड़ी हलचल है। संगठन और घटक दल दोनों को साधने की कोशिश है, यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में चुनाव है। जिन 5 राज्यों में चुनाव है वहां से भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है, यह बड़ी बात है। और घटक दलों यानी जेडीयू को साथ लेना है, एलजेपी के एक धड़े को साथ लेना है, इसके अलावा निषाद पार्टी को भी साथ लेना है, तो घटक दलों को भी साधने की कोशिश है। इसके अलावा मिशन 2022 के लिए चौतरफा मोर्चेबंदी है। संगठन में भी बदलाव होंगे, आप देखिएगा आने वाले दिनों में। यूपी में भी आने वाले दिनों में कैबिनेट विस्तार संभव है। 15 जुलाई के बाद एक कैबिनेट विस्तार हो सकता है, जैसे सोर्सेस से, सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। यानी पहले दिल्ली की कैबिनेट बदलेगी, फिर लखनऊ की कैबिनेट में बदलाव आएगा। यह बड़ा घटनाक्रम होगा। उत्तराखंड में हमने बड़े बदलाव ऑलरेडी देख लिए हैं। तो कुल मिलाकर एक्शन में इस समय बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी है, संगठन से लेकर सरकार तक। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी जबरदस्त एक्शन है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में एक्शन नहीं है। 3 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण सरकार है, तीनों में ही इस समय कला है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि कला कहां पर है। हालांकि जहां राज्य में सरकार नहीं है वहां भी, हरियाणा में भी बड़ी कला है। कांग्रेस के हर जगह 2 गुट बन चुके हैं। आप सोचिए, भूपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि कुमारी शैलजा वहां से हट जाए, वो दल बल के साथ यहां पर है। झगड़ा सुलझाने में आलाकमान लगातार नाकाम हो रहा है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सुशील कुमार शिंदे जो कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता है और फॉर्मर होम मिनिस्टर है, उन्होंने भी इसी काबिलियत पे सवाल खड़ा करा है। आप उनका अगर बयान सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा। आपसी मारामारी से क्या कांग्रेस का भविष्य खतरे में है, जैसा कई नेताओं को लग रहा है। मेरे साथ गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है, शहजाद पूनावाला है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ेंगे, नेता कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ मुदित अग्रवाल है जो कि नेता है कांग्रेस पार्टी के, यूथ ब्रिगेड से आते हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। एक एक करके सब अपनी बात रखिएगा। सबसे पहले शहजाद पूनावाला, आज की चर्चा की मैं आज आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। इस देश की पॉलिटिक्स में आज 2 तस्वीरें देखने को मिल रही है। पहली तस्वीर है जिसमें नरेंद्र मोदी कैबिनेट का विस्तार है। दूसरी तस्वीर है जिसमें कांग्रेस भी अपनी समस्याओं को साधने की कोशिश कर रही है, एक प्रयास कर रही है। क्या आपको लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स इस समय बड़ी एक्शन पैक्ड है? बिल्कुल अमीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बिल्कुल सही कहा। एको आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि पीसीआर इसको करेक्ट कर ले। देखिए, 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ कैबिनेट विस्तार कर रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस का विभाजन होते जा रहा है। वो इसलिए है क्योंकि कैबिनेट विस्तार करते वक्त प्रधानमंत्री एक टीम लीडर, एक कैप्टन की तरह पेश आ रहे हैं और एक फुल टाइम कैप्टन है। जबकि दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि वहां पर टीम लीडर कौन है, कैप्टन कौन है और फुल टाइम कैप्टन है भी या नहीं है, यही कश्मकश है। अब आप देखिए, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, जिस सूत्र से हमें पता चल रहा है, तो इस कैबिनेट विस्तार में कौन कौन लिया जाएगा। रीजनल एस्पिरेशंस का ख्याल रखा जाएगा, महिला सशक्तिकरण का ख्याल रखा जाएगा, युवाओं को मौका दिया जाएगा, पॉलिटिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाएगा, ये तमाम बातें, और टैलेंटेड एजुकेटेड लोगों को मौका दिया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस विभाजन की ओर क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वहां पर केवल और केवल परिवार के अलावा और दरबार के अलावा वहां पर जो भी टैलेंटेड होता है उसे मौका नहीं मिलता है। और इसीलिए आप देखिए, अलग अलग जगहों से एक ही तस्वीर। राजस्थान में पायलट वर्सेस गहलोत चल रहा है, वहां पर अजय माकन गए हैं। लेकिन शहजाद, मेरा एक काउंटर पॉइंट है। देखिए, यहां पर आरएसएस और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा पार्टी को जोड़ते हैं, संगठन को जोड़ते हैं। वहां पर गांधी परिवार जोड़ता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। कांग्रेस के किसी नेता से पूछो, उन्होंने वो कहते हैं कि क्योंकि गांधी परिवार जोड़ता है इसलिए गांधी परिवार है। सर्वे सर्वा, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मैडम गांधी हो। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और अगर आरएसएस की बात करते हैं तो वहां पर केवल नेता ही नहीं बल्कि एक नेतृत्व भी है और वहां पर एक नीति भी है जो लोगों को जोड़कर रखती है, विचारधारा भी जोड़कर रखती है। अब कांग्रेस पार्टी की अगर आप तरफ देखें तो यहां पर पहले तो कोई पूर्ण फुल टाइम नेता नहीं है, और जहां तक आप बात करें तो G23 अगर उनको नेता मानता तो वो क्यों मांग करता कि फुल टाइम अध्यक्ष होना चाहिए? अगर वो नेता इतना ही सक्षम होता तो अमेठी में चुनाव क्यों हार जाता?
अगर वो नेता इतना ही सक्षम होता तो केरल में, जहां से वायनाड से चुनाव जीतकर आए हैं राहुल गांधी, वहां पर अपने प्रदेश में, उसी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने में क्यों वो नाकाम साबित होते हैं? तो वहां पर ना नेता है, ना नेतृत्व है और ना विचारधारा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का अगर अध्ययन करें तो ए टू लेकर जेड कांग्रेस पार्टी बार बार बंटती रही है, जब भी सत्ता उनसे छटती रही है। तो जब सत्ता नहीं तब बंटना कांग्रेस पार्टी का ये चरित्र है और आज वही हो रहा है। मुदित अग्रवाल जी का मैं रुख करता हूं। मुदित अग्रवाल जी, 3 सरकारें हैं और तीनों जगह कला की सिचुएशन देखने को मिल रही है। जहां सरकार नहीं भी है वहां भी खींचतान देखने को मिल रही है। क्या आपको लगता है कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो अपनी कैबिनेट की तैयारी को कर रही है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी में कलह जो है वो बहुत भारी है और यही संकट की बात है? देखिए, सबसे पहले जो मोदी जी हैं, पिछले 1 महीने से हम सुन रहे हैं कि कैबिनेट का विस्तार होगा, तो कहीं ना कहीं उनसे कैबिनेट का विस्तार भी समय से नहीं हो पा रहा। वहां उन्होंने सोनवाल जी को, जिसको कैबिनेट में ये लाना चाहते हैं, उन पे इतना भरोसा नहीं था कि दोबारा से उनको चीफ मिनिस्टर बना सके। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लाना चाहते हैं, जो बीजेपी से नहीं थे, जो कांग्रेस से आए थे। तो देखिए, उनकी अपनी कंपल्शंस है जिनको वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी इसमें समय लग रहा है। देखिए, जहां तक मोदी जी की बात है, एक बात मैं जरूर आपकी मानता हूं, शहजाद पुणेवाला जी की मानता हूं कि बीजेपी इलेक्शन लड़ने में माहिर है। मैं सिर्फ ये कहता हूं, बीजेपी और मोदी जी कम से कम 10% समय, 10% एफर्ट देश की इकोनॉमी सुधारने में, किसानों के मसलों में, दलितों के मसलों में, देश की जो ऑल ओवर हेल्थ व्यवस्था है उसको सुधारने में लगा देते ना, तो कोरोना काल में इतना बुरा हाल नहीं होता देश का। और जो इकोनॉमी लगातार गिर रही है पिछले 7 साल से, उतना इतना बुरा हाल नहीं होता। देखिए, बीजेपी में क्या है, वहां मोदी जी का डंडा चलता है या संघ का डंडा चलता है? आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मुझे एक बताइए ना, बीजेपी का कभी भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, कभी चुनाव हुआ है? वो संघ डिसाइड करता है कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, वो बन जाता है। कांग्रेस में तो इलेक्शन होते हैं बाकायदा। अगर आप कांग्रेस वर्कर के पास जाएंगे, 99% वर्कर गांधी को चाहते हैं, इसलिए वो अध्यक्ष बनते हैं। बीजेपी में तो आरएसएस डिसाइड करता है। आज तक मुझे बताइए, अमित शाह जी जब बने थे या नड्डा जी जब बने थे, कोई इलेक्शन हुए थे बीजेपी में? ये लोकतंत्र की बात करते हैं, इनको लोकतंत्र का मतलब नहीं पता। ये सुशील कुमार शिंदे अभी आप ही की पार्टी में है ना मुदित जी? मैंने आपको पूरा वक्त दिया, अब पॉइंट को सुनिए। सुशील कुमार शिंदे आप ही की पार्टी में है, वो कह रहे हैं कि एक समय कांग्रेस में मेरे शब्द की कीमत थी, मुझे नहीं पता अब मेरे शब्द की कीमत है या नहीं। कांग्रेस अपनी विचारधारा की संस्कृति खोती जा रही है, यह समझना मुश्किल है कि आखिर पार्टी अब कहां जा रही है। अब ये सुशील कुमार शिंदे कह रहे हैं। देखिए, अब मैं आपको एक एक करके एग्जांपल बताता हूं। पंजाब में कैप्टन बनाम सिद्धू, हरियाणा में सैलजा बनाम हुड्डा, राजस्थान में पायलट वर्सेस गहलोत, वहां पे ठीक ठाक सरकार चल रही थी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव। क्या आपको लगता नहीं है कि हर जगह कुछ ना कुछ विषय चल रहे हैं और सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही? 3 आपकी फुल सरकारें। अब ये कैप्टन का ही विषय आप देखिए, वो दिल्ली आ रहे हैं, उनकी पेशी हो रही है। सिद्धू अपनी सरकार के खिलाफ क्या कुछ बोल रहे हैं, मोदी सरकार क्या कुछ नहीं कर रही, बिल्कुल विपक्ष का काम है बोले। लेकिन आपके यहां क्या हो रहा है? अपनी दुकान तो पहले संभालिए आप। जी, मैं बता रहा हूं। देखिए, कोई भी लोकतंत्र में कभी भी हर आदमी की एक राय नहीं होती, लेकिन एक प्रोसीजर और एक तरीका होता है जिससे ये चीजें हम मैनेज करते हैं। हर आदमी को अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। वहीं विपरीता बीजेपी में देखिए किस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा जी को पार्टी से निकाला गया था, यशवंत सिन्हा को निकाला गया, अरुण शौरी को निकाला गया, कीर्ति आजाद साहब को निकाला गया, किस तरीके से इन्होंने अडवाणी जी और मुरली मनोहर जी की हालत की। तो देखिए, ये भी तो आप देखिए ना, बीजेपी का तरीका देखिए, उसको हैंडल करने का हमारा देखिए तरीका। मुझे वो भी समय याद है जब उमा भारती और अरुण जेटली जी की ओपनली लड़ाई होती थी। उमा भारती और प्रमोद महाजन का झगड़ा हुआ था। मैं तो बीजेपी मुख्यालय में ही था, 2004 में मैं कवर कर रहा था। अरुण जेटली जी का भी हुआ था, अरुण जेटली जी का भी हुआ था। उमा भारती और प्रमोद महाजन का झगड़ा हुआ था, स्वर्गीय प्रमोद महाजन का झगड़ा हुआ था, अरुण जेटली का झगड़ा नहीं हुआ था। अब आप मेरी सुन लीजिए ना एक बार। जी जी जी, नहीं, आप मेरी सुन लीजिए जरा बात। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें अडवाणी जी थे, उसमें उमा भारती जी ने जो शब्द का इस्तेमाल किया था वो अरुण जेटली जी के लिए भी किया था कि अब मैं उसमें अब जाना नहीं चाहता, दिवंगत आत्मा है वो। अगर आपको ध्यान होगा, राजस्थान में ओम माथुर और वसुंधरा राजे जी में कितना झगड़ा हुआ था। देखिए, झगड़े होते हैं पार्टी में, बहुत जरूरी होता है, झगड़े हर पार्टी में होते हैं, आदमी को बोलने की आजादी हो तो, और अपनी कहानी कर हर जो होते हैं उसको। बीजेपी क्या करती है, बीजेपी डंडा चलाती है, वहां किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। गौरव जी का मैं रुख करता हूं, फिर आचार्य जी का भी मैं रुख करूंगा। गौरव भाटिया, बीजेपी डंडा चलाती है, आपसे कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा। कांग्रेस में बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र का हिस्सा है, सिद्धू यहां आए हुए हैं, कैप्टन तलब हुए हुए हैं, ये सब लोकतंत्र का हिस्सा है।
देखिए, ऐसा है, आज केवल भारत के लिए नहीं अमीश जी, पूरे विश्व के लिए ये गर्व की बात है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा सशक्त मजबूत नेता नेतृत्व भारत को दे रहा है। और हमारे पास तो नेता है, नेतृत्व है, हमारे पास नीति भी है। हम अपनी नीति पे चलते हैं, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, और हमारी नीयत भी ठीक है, भ्रष्टाचारी कांग्रेस की तरह नहीं है। लेकिन कांग्रेस का क्या हाल है आप देखिए, केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए ही यहाँ पे लोग कार्य करते हैं, और इतनी बेइज्जती कोई करता है संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों की। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे, आपको मालूम है, मिलने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि जो कांग्रेस की माता है ना, उन्होंने कहा नहीं है बात। आपका ऑडियो गौरव ठीक नहीं आ रहा, गौरव का ऑडियो ठीक नहीं आ रहा। ओके, मुदित अग्रवाल जवाब दे दीजिए। गौरव का ऑडियो फ्रीज हो गया है, वीडियो भी फ्रीज हो गया। मुदित जवाब। देखिए गौरव जी ने मैंने जो भी सवाल उठाए, गौरव जी ने एक का भी जवाब नहीं दिया। मोदी जी इतने सशक्त प्रधानमंत्री हैं कि आज तक पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा पाए, उल्टा आईएसआई को पठानकोट बेस में बुला लिया और नवाज शरीफ के यहां शादी में चले गए बिना बुलाए। इतने सशक्त है कि चाइना उनको आज भी आंखें दिखा रहा है। इतने सशक्त हैं कि इकोनॉमी लगातार गिरे जा रही है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है उनका। इतने सशक्त है कि देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल कर रखा है। जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, कोरोना काल में आपने देखा होगा मोदी जी ने किस तरह मिसमैनेज किया। ना कॉन्सेंट्रेटर्स थे, ना ऑक्सीजन थी, शहजाद पूरा वाला जवाब देंगे। ओके, ना बेड था, ना जी 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 शहजाद जी जवाब। इलेक्शन जरूर अच्छा लड़ते, शहजाद जी जवाब। कांग्रेस के अंदर बड़ा लोकतंत्र है, बीजेपी इलेक्शन अच्छा लड़ती है लेकिन काम नहीं करती, ठीक है। लेकिन ये तो बड़ा इल्जाम लगाया कि नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे, और मजबूरी का एक्सपेंशन है ये। देखिए, ऐसा है, पहले तो कांग्रेस की आंतरिक लोक चुनाव और आंतरिक बोलने की आजादी का सबसे बड़ा भुक्तभोगी तो मैं खुद ही बैठा हूं। बहरहाल, कांग्रेस पार्टी में कितने चुनाव होते हैं वो गुलाम नबी आजाद ने G23 में कहा है कि अगर चुनाव नहीं हुए तो 50 साल तक हम सत्ता में नहीं आएंगे। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है, तो मैं गुलाम नबी आजाद को ज्यादा सीरियसली लेता हूं। और आप ये क्या तर्क है कि भाई बीजेपी चुनाव अच्छा लड़ती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया कि वो एनजीओ बनकर रहना चाहती है और कुछ नहीं करती, इसके अलावा कुछ नहीं करती, इसके अलावा कुछ नहीं करती। अध्यक्षता के पद पर बने। सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला मुदित जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। देखिए मुदित जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप सम्मानित हैं, आप अपने मौके का इंतजार कीजिए। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि देखिए कोरोना को मैनेज नहीं कर पाए प्रधानमंत्री। हालांकि दुनिया की रेटिंग में देखा जाए तो 13 वर्ल्ड लीडर्स के आगे हैं, पर आप कहते हैं कि उन्होंने मैनेज नहीं कर पाया। तो आप राजस्थान का उदाहरण दीजिए हमें। वहां पे तो एक दिन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का स्कैम होता है, दूसरे दिन वैक्सीन को डस्टबिन में पाया जाता है। आप पंजाब का उदाहरण देख लीजिए, पंजाब के मंत्री यहां पर पावर गेम्स कर रहे हैं, वहां पर पावर भी नहीं है, और वहां पर वैक्सीन भी कैसे डाइवर्ट हो रही थी, उसके लिए वापस लेना पड़ा उस आदेश को। और पंजाब में फतेह किट का स्कैम पूरी दुनिया को पता है। आप महाराष्ट्र में कैसे कोविड मैनेज कर रहे हैं, नंबर 1 है, 20% केसेस आए हैं और 30% डेथ एक महाराष्ट्र से आए हैं। तमिलनाडु में आपकी सरकार है, वहां पे भी केस बढ़ रहे हैं। केरल में भी जो है नॉन बीजेपी सरकार है, वहां पर भी 12,000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं। तो कोविड मैनेजमेंट की कोई आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं स्थापित किए, ये हकीकत है। मैं आपसे फिर भी पूछ रहा हूं कि यदि आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो आपके नेता ही आपको छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हिमंता बिस्वा शर्मा क्यों छोड़कर गए? क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर गए? सरकार भी जितिन प्रसाद लेकर गए। आपकी पार्टी के तो नेता ही छोड़ के जा रहे हैं। जितिन प्रसाद छोड़ के चले गए। सुशील कुमार शिंदे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप सवाल खड़ा है कि नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे। देखिए, मैं तो आपको एक सच्चाई बता रहा था। मैंने तो खुद कहा बीजेपी इलेक्शन बड़ा अच्छा लड़ती है, और उसका 10% मेहनत अगर देश की अर्थव्यवस्था और देश के लिए लगा लेती तो देश का इतना बुरा हाल मोदी जी के अंदर नहीं होता। आप मान चुके हैं कि कांग्रेस इलेक्शन अच्छा नहीं लड़ती है। आप मान चुके हैं इस बात को, कांग्रेस इलेक्शन अच्छा नहीं लड़ती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बीजेपी इलेक्शन अच्छा लड़ती है, गौरव भाटिया की पार्टी इलेक्शन अच्छा लड़ रही है, आप लोग इलेक्शन अच्छा नहीं लड़ते। जी देखिए, मैं आपको दोबारा से कह रहा हूं, जो बीजेपी फोकस सिर्फ इलेक्शन पे करती है, देश पे नहीं करती। कांग्रेस अपना जो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि देश आगे कैसे बढ़े। हम कभी भी वो काम नहीं करते जिसमें देश का नुकसान हो, हमारा फायदा हो। मोदी जी हमेशा वो काम करते हैं जिसमें उनका फायदा हो, चाहे उसमें देश का भी नुकसान हो। ये एक अच्छा, ये कैप्टन बनाम सिद्धू में देश का फायदा कैसे हो रहा है? मुदित जी, मैं आप ही को वक्त देता हूं, जरूर समझाइए आपको इत्मीनान से। ये कैप्टन बनाम सिद्धू में देश का फायदा कैसे हो रहा है? ये शैलजा वर्सेस हुड्डा में देश का फायदा कैसे हो रहा है? ये सचिन पायलट जो जयपुर चले जाते हैं, इसमें देश का फायदा कैसे हो रहा है? ये प्लीज समझाइए। बघेल साहब के और टीएस सिंह देओ के बीच के अंदर जो तनातनी चल रही है,
जो एक मामला है उसमें देश का फायदा कैसे हो रहा है, बताइए ना, ये देश का फायदा कैसे है, देश का फायदा कैसे, प्लीज एक्सप्लेन। मैं बताता हूं, ऑल द व्यूअर्स विल मैं लिसन, बता रहा हूं प्लीज देश का फायदा कैसे होता है। बिल्कुल, आप सुनना, आप सुनिए तो सही। सुन रहा हूं। देश तब चलता है जब देश के अंदर लोकतंत्र हो। लोकतंत्र तब होता है जब पार्टी के अंदर लोकतंत्र हो। पार्टी के अंदर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? पार्टी के अंदर लोकतंत्र का मतलब होता है अभिव्यक्ति की आजादी। बिना किसी से डरे हुए आदमी अपनी बात कह सकता है, जो कांग्रेस में होता है। नहीं, मुझे देश का नहीं होता। देखिए, मैं कुछ बोल दे, मोदी जी मेरा आपसे निवेदन ये है, समझना नहीं चाह आप बताइए। मैंने तो आपको पूरा समझाया। नहीं, मैं कहते हैं आप मुझे, मेरा आपसे निवेदन ये कि आप समझाइए देश का फायदा कैसे हो रहा है इस पूरे मामले से। ये तो कांग्रेस में लोकतंत्र है तो कांग्रेस का फायदा हो रहा है, देश का फायदा कैसे हो रहा है समझाइए, देश का फायदा कैसे हो रहा है। कैप्टन बनाम सिद्धू में देश का लाभ क्या है, एक पॉइंट बताइए ना, देश का फायदा कैप्टन वर्सेस सिद्धू में बताइए, एक ही बता दीजिए आप, चार छोड़िए। देखिए, आप चुप हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा। मैं तो चुप ही हो रहा हूं सर, आपको सबसे ज्यादा बोलने का मौका मिला है, जो पार्टी सरकार में वो बोली नहीं है, 40 सेकंड नहीं बोली। आप बताइए ना देश का फायदा क्या है। तो मैं बोल रहा हूं ना, आप प्लीज बताइए। जी, मैं बताता हूं। देश का फायदा तब होता है जब देश में लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र में हमारे पास अलग अलग पार्टीज है, पार्टीज में भी लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, और पार्टी के अंदर एक दूसरे को अगर कोई गिले शिकवे है उसको ओपनली कहना चाहिए, और जो हमारे जो पार्टी के लीडर्स है उनके सामने उनको रखना चाहिए। कोई भी बात अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए, ये मैं हमेशा कहता हूं। उससे क्या होता है, आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। ये तो आप अपनी पार्टी में दिलों की बातें रख रहे हो, ये दिल में बात ना रखने से देश का फायदा क्या है बताइए, देश का लाभ क्या है। जब पार्टियां मजबूत होंगी तभी तो देश तो आपकी पार्टी मजबूत हो रही है, दिल्ली में 0, बंगाल में 0, एक सेकंड, आपकी पार्टी मजबूत क्यों हो रही है, दिल्ली में 0, बंगाल में 0, मजबूत हो रही है आपकी पार्टी। हम कोशिश कर रहे हैं पार्टी को मजबूत करने की, जो हालात पिछले 20 साल से सरकार आ जाती, लेकिन आपने लेफ्ट के साथ बंगाल में गठबंधन कर लिया। देखिए, ये तो आपकी पार्टी मजबूत हो रही है, आपको लग रहा है कि सिद्धू वर्सेस कैप्टन की लड़ाई में पार्टी मजबूत हो रही है, गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई में पार्टी मजबूत हो रही है, आपको लग रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। हम पार्टी मैन को एक फोरम देते हैं जहां पे वो अपनी बात कह सके हैं, जबकि मोदी जी दंगा चलाते हैं और धमकाते हैं, वहां कोई किसी को नहीं बोल सकता। पब्लिक में कह रहे हैं जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी क्या कह रहे थे, मनोहर जोशी क्या कह रहे थे, अरुण जेटली जी क्या हो चुकी थी, 92 साल की उम्र अरुण में शौरी जी क्या कह रहे थे, अरुण शौरी जी, यशवंत सिन्हा, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, ठीक है, गौरव भाटिया इसका जवाब देंगे। जहां तक करप्शन की बात है, ललित मोदी, नीरव मोदी, आपने विजय माल्या जी को देश से भगा दिया। गौरव भाटिया को सुन लीजिए, रफेल का भी पहले वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, रफेल का इशू है, गौरव आपको मेरी आवाज मिल रही है पीसीआर? बिल्कुल आ रही है, अगर मैं अपनी बात रख पाऊं। हाँ गौरव, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, और इससे कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है, बीजेपी मजबूत नहीं होगी भविष्य में। देखिए, मोदी जी ने एक बात कही, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ने में माहिर है, तो मैं भी एक बात कहूंगा, मोदी जी, कांग्रेस भी खानदानी चोरों की पार्टी है, भ्रष्टाचार करने में माहिर है, और राहुल गांधी ने तो 35-40 चुनाव कांग्रेस को हराए हैं। अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो कृपया करके पाठशाला में भेज दीजिए, कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर का चुनाव जितवा देंगे उन्हें। अमेठी का चुनाव तो वो हार ही गए थे। दूसरी बात, कांग्रेस का चरित्र क्या है, बड़ी गंदी यूज कर रहे हैं, सभ्य लैंग्वेज यूज कीजिए प्लीज। अमीर जी देखिए, अमीर जी इनको बोलिए सभ्य लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, मैं बड़े तमीज से बेल पे बाहर है, इनको बोलिए तमीज से बात करेंगे। भ्रष्टाचार के आरोप है, और बीच में लैंग्वेज जरा तमीज से, गौरव जी प्लीज, वरना मैं भी बोलूंगा गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल। प्लीज अमीर जी, गलत। अमीर जी इनको बोलिए जवान सही लैंग्वेज, बड़े सभ्य है। देखिए गौरव जी, सभ्य है, सभ्य ही बता रहा हूं। देखिए गौरव जी को बोलिए आप तमीज से बात करेंगे, ये तमीज नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप में कोई तरीका नहीं है बात बात, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। मैं भी मोदी जी का भाषा का इस्तेमाल करूंगा, फिर आपको बुरा लगेगा। किस बात के लिए? भाषा का इस्तेमाल, मर्यादा रखिए, बाहर नहीं है, बता दीजिए, चिल्लाने क्यों लगे? मोदित आपको ऑब्जेक्शन भाषा पे, आप जवाब दे दीजिएगा उनकी बात का। उनका वो स्काइप पर है, गौरव भाटिया स्काइप पे, उनका ऑडियो ऑलरेडी कमजोर आ रहा है, उनकी बात जाने दीजिए, मेरा निवेदन है आपसे मोदी जी। गौरव जी बोलिए। देखिए, कांग्रेस का चरित्र क्या है, बच्चा यही कहता है, सत्ता में हो तो लूट डालो, विपक्ष में हो तो फूट डालो। आज वो फूट कांग्रेस पार्टी में पड़ गई है, और कहते हैं ना, पर वो सब कुछ देश के फायदे के लिए कर रहे हैं। हाँ, वो जो सीताराम केसरी की लंगोट उतार दी गई, लुंगी उनकी खोल दी गई,
पार्टी कार्यालय से उठा के टांगों से बाहर फेंका था, वो भी देश हित में ही था इनके हिसाब से। पीवी नरसिम्हा राव जी की 100 साल जयंती थी अभी कुछ दिनों पहले। अमित जी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को और सोनिया गांधी को याद ही नहीं रहा, क्योंकि वो गांधी परिवार के नहीं थे। और भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, हमें 2 बार मौका मिला प्रधानमंत्री देने का, एक बार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरी बार यशस्वी नरेंद्र मोदी जी। जबकि कांग्रेस में 55 साल सत्ता में रहे, 38 साल गांधी परिवार का ही प्रधानमंत्री रहा। दूसरी बात, पिछले 30 साल से अध्यक्ष बदला क्या कांग्रेस पार्टी में? केवल गांधी परिवार। हमारे यहां तो एक परिवार से कभी 2 अध्यक्ष भी नहीं रहे। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात कर दूं, आपने कहावत सुनी होगी गले की हड्डी। अब इनकी बांसुरी जैसी पतली गर्दन में 3-3 हड्डियां फंसी हुई हैं। बांसुरी जैसी गर्दन है और हड्डियां फंसी है सचिन पायलट की हड्डी, एक इनकी है सिद्धू की हड्डी, एक है भूपिंदर सिंह हुड्डा की हड्डी। अब वो हड्डी खाए निकले या उसको, पर ये सचिन पायलट को तो आप अपने यहां लेने को तैयार थे, सचिन पायलट को तो आप अपने यहां लेने को तैयार थे, इनकी हड्डी आप लेने को तैयार थे। ये आपकी भाषा में क्या ये आपकी खबर है क्या? नहीं, मेरी खबर नहीं है, पिछले साल हमने देखा जो हुआ। गौरव जी चलिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। अमित जी मैं केवल ये कहूंगा, जिस सिद्धू ने पूरे भारत को राहुल गांधी का नाम दिया पप्पू, क्या वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को पप्पू बनाएगा या नहीं, यही सवाल है। और सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र की बात करते हैं, आंतरिक, क्या आंतरिक लोकतंत्र है? सोनिया गांधी मिलने का समय नहीं देती मुख्यमंत्री को। ठीक है और सचिन जी। एक मिनट बहुत देर बाद आए, थोड़ा समय दे दीजिए। हाँ, बिल्कुल बोलिए, आप 30 सेकंड बोलिए। आचार्य जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, आचार्य जी तो बहुत धैर्य रखते हैं। और सचिन पायलट का ही मुद्दा उठाइए। सचिन पायलट बेचारे, सुनवाई नहीं हो रही उनकी, वो उप मुख्यमंत्री थे, इस्तीफा दिया, राजद्रोह के मुकदमे में अंदर कर दिया था, कह रहे हैं कि अंदर हो जाएंगे। ये हालत है कांग्रेस पार्टी की। तो आज जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी जी है, दूसरी तरफ एक ऐसा विपक्ष है जो आज ना दिशा जानता है, ना जिसके पास कैप्टन है, और उसका टाइटैनिक की तरह डूबना। बड़ी खबर आ रही है कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर। सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली पहुंच चुके हैं। यह इस समय की बड़ी अपडेट है, यानी कुल मिलाकर कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर हलचल तेज है। आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं आपका रुख करता हूं। बड़ी खबर इस समय आ रही है कि सिंधिया दिल्ली पहुंच रहे हैं। आपके मित्र भी हैं सिंधिया, पुराने कांग्रेसी हैं, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। कैबिनेट में उनकी वापसी हो सकती है। नारायण राणे भी दिल्ली आ चुके हैं और उन्होंने बोला है कि दिल्ली में आता रहता हूं, मैं सांसद हूं। आचार्य जी देखिए अमित जी अभी गौरव भाटिया बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि हड्डी फंस गई उनके गले में, ये हड्डी है, कभी सिद्धू को हड्डी बोल रहे हैं, कभी सचिन को हड्डी बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं हमारे यहाँ सिंधिया जी हड्डी थे, वो आपके अब गले में पड़ेंगे। जितेंद्र प्रसाद जी भी आपके गले में पड़ने जा रहे हैं। और ये पहला 7 सालों के अंदर ये पहला ऐसा मौका है अमित देवगन जी कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है ये मजबूरी में हो रहा है, ये धमकियों से हो रहा है। और ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि देश का प्रधानमंत्री बहुत दबाव में है, प्रधानमंत्री जी दबाव में हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर अरविंद शर्मा जी को भेजा, ख्वाब सजाए गए थे, तमाम मीडिया में बातें चली कि उनको होम मिनिस्टर बनाया जाएगा। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया योगी जी की जगह चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। योगी जी ने भी एक धमकी दी और कहा कि मैं इन्हें मंत्री, राज्य मंत्री भी नहीं बनाऊंगा और आपको संगठन में इनसे जो काम लेना ले लो। ये सब जानते हैं, पब्लिक डोमेन में है। अब गौरव भाटिया जी से मैं कहना चाहूंगा, इतना बड़ा राजनीतिक दल है कांग्रेस पार्टी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी पार्टी है, उसके अंदर मतभेद चलता रहता है, आना जाना लगा रहता है। सिंधिया जी आपकी तरफ गए हैं, उन्हें अभी आप ही की खबर पढ़ रहा था, आप भी आ रहे हैं, आप भी कैलाश विजयवर्गीय के यहाँ पर कथा में गए हुए थे, आप भी कैलाश विजयवर्गीय के घर से ही आ रहे हैं। अभी आना जाना तो चलता रहता है, आप भी कहीं गए हुए थे। अब कहीं कहानी दूसरी ना हो जाए, कहीं खिड़की की दूसरी तरफ ना आपको हम देखें आचार्य जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए जी, कथा में जाना कोई कहानी को जन्म नहीं देता। कथा ना कैलाश विजयवर्गीय जी की है, ना कथा शिवराज जी की है, ना कथा कमलनाथ जी की है, ना कथा दिग्विजय सिंह जी की है, ना कथा आचार्य प्रमोद कृष्णम की। कथा तो राम कथा है, भगवान कृष्ण की कथा है, परमात्मा की कथा है। उस कथा में जाना आना ये एक अलग विषय है। जहां तक इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने का प्रश्न है, इसे मत देखिएगा। मुस्कुरा दिए आपकी इस बात को सुन के गौरव भाटिया।
देखिए ऐसा है शहजाद भी कुछ कि कहना चाहते हैं, लेकिन गौरव नहीं, पहले मैं आप- गौरव जी से आचार्य जी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं और अगर आचार्य जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो मैं समझता हूं कि किसी को परेशानी ना हो। लेकिन ऐसा 51 साल का बालक जिसको ये भी नहीं पता, 10 साल वो सांसद रहे और उसके बाद उन्हें ये नहीं पता था कि सीट कितनी है लोकसभा में। और आप बताइए, मंत्रिमंडल का गठन पे बात हो रही है। आपको याद है एक चरखा दीदी थी, तथाकथित पत्रकार, वो बताती थी किसको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री मिलेगी, किसको टेलीकॉम मिलेगी। कम से कम यहाँ गोपनीयता तो है। श्री नरेंद्र मोदी जी कैप्टन की तरह अपने प्लेयर्स का और प्लेइंग टीम का चुनाव तो करते हैं। ये तो नहीं मनमोहन सिंह जी की तरह आचार्य जी कह रहे हैं मजबूरी का मंत्रिमंडल है। 10 जनपद पे जाके अनुमति लेनी पड़ती है सोनिया दीदी से। ऐसा तो नहीं हो रहा ना। ठीक है, ओके। आचार्य जी जवाब, आचार्य जी 40 सेकंड में जवाब, फिर शहजाद जी। हाँ, अमीश जी, मैं गौरव भाटिया से कहना चाहता हूं कि मैंने अभी जो बात कही उसका जवाब नहीं दिया। 7 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने दबाव झेला है। अगर सिंधिया जी को आप मंत्रिमंडल ना देंगे, वो आपकी मध्य प्रदेश में जो सरकार वैसे बनी है वो ऐसे गिरा देंगे। सुनिए से पूछिए। नहीं, सिंधिया जी को आपने, सिंधिया जी को तो दबाव में, नरेंद्र मोदी जी के दबाव में तो आप लोग खत्म हो गए, मृत हो गए, मृत पार्टी। आप जानते हैं उनकी मेहनत, उनकी कर्मठता के आगे आप खत्म हो गए और हमारे पे आप क्या दबाव बनाएंगे? देखिए, हम तो वो लोग हैं जो भ्रष्टाचारियों पे दबाव बना देते हैं। गौरव भाटिया, हमारा दबाव आप पे नहीं है, लेकिन सिंधिया जी का दबाव आप पे है। योगी आदित्यनाथ जी के दबाव के सामने प्रधानमंत्री जी को झुकना पड़ा, प्रधानमंत्री जी के तमाम दूतों को झुकना पड़ा, प्रधानमंत्री जी के वो दूत जो लखनऊ गए थे उन्हें झुकना पड़ा। पूछते थे सोनिया जी ये बताइए किसको कौन सा मंत्रालय देना है, होता था कि नहीं? आप बताइए। नहीं होता था। यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी अगर निर्णय लेते हैं तो आपको दर्द होता है। अगर खीर मीठी बन रही है मैं जवाब तो आप दूं, नमक लेकिन क्यों गौरव डालने आ भाटिया से जाते कहिए हैं? अपने सवाल पूरा करके थोड़ा मुझे जवाब देने का मौका दें गौरव जी। हाँ, मेरा सवाल केवल इतना है कि जो सिद्धू जी कहते हैं कि पंजाब में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, वो कहते हैं वादे पूरे नहीं हुए। जो सिद्धू जी कह रहे हैं कि ये वादे पूरे होने चाहिए, बिजली 300 यूनिट मुफ्त होनी चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह को वो खुद कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस पे आपको क्या कहना है, बताइए। गौरव भाटिया, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, राजनीति में ऐसा कोई राजनीतिक दल है जहां उतार चढ़ाव ना आता हो या दबाव ना झेलना पड़ता हो? मैंने सीधा सवाल आपसे किया कि प्रधानमंत्री जी का ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन है ये दबाव में हो रहा है। अगर आप सिंधिया जी को कैबिनेट में नहीं लेंगे वो मध्य प्रदेश की सरकार गिरा देंगे। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात मुझे बोलने दीजिएगा। मैंने संविधान पढ़ा है, आप भी थोड़ा किताब पढ़ ले करो, बहुत बड़े वकील हो यार। बोलना ही कोई अच्छी बात नहीं है, सुनना भी अच्छी बात है। गौरव भाटिया जी, अरे सुन तो लो गौरव भाटिया जी, अरे सुन तो लो। आप सरकार हो यार, आप सरकार हो, हम तो जनता है, हमारी सुनते क्यों नहीं? अरे हम तो जनता है, हमारी सुनो भाई। गैर जिम्मेदार विपक्ष हो आचार्य जी, मैंने आपसे सवाल पूछा। गौरव भाटिया, मेरी बात तो सुनो। बताइए, आप जिम्मेदार सरकार हो, जिम्मेदार सरकार का ये व्यवहार अच्छा नहीं है, जिम्मेदार सरकार का ये व्यवहार अच्छा नहीं है। जिम्मेदार सरकार को, ठीक है, हम तुम सदाचारी हो, राफेल में कितने करोड़ खाया उस पर जांच नहीं बैठा रहे हैं और ये आप सदाचारी बन रहे हैं। राहुल गांधी जी ने एक सवाल किया, सुनिए, एक सवाल किया, केवल राहुल गांधी ने, आप मेरी बात नहीं सुन रहे से, और जनता ने आपको लताड़ा। याद है? अरे विदेशों की अदालत जिस मुद्दे पे जांच बैठा रही है, वो मुद्दा क्या छूता रह जाएगा? क्या देश की विषय पर आते हैं। ठीक है, शहजाद पूनावाला भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन विषय पे आना जरूरी है, विषय पे आना जरूरी है। शहजाद पूनावाला, रिस्पॉन्ड टू आचार्य प्रमोद कृष्णम, फिर विषय पर आते हैं। 1 मिनट, ठीक है? मैं आचार्य जी आपको मौका दे रहा हूं। शहजाद 40 सेकंड, क्विक 40 सेकंड रिबटल, देन मोदित जी आल्सो। जी देखिए, पहले तो मैं बड़ा खुश हूं कि जो रोम दरबार अक्सर जाया करते हैं, आज राम दरबार हो आए,
तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज आचार्य जी राम दरबार हुआ है और रोम दरबार से छुटकारा मिला। पर रोम दरबार और राम दरबार में फर्क क्या है? रोम दरबार में जो मजबूरी दिखती है वो उनको मजबूती नहीं दिखती आज कैबिनेट रिशफल जब हो रहा है। रोम दरबार में जिनको दबाव दिखता है उनको प्रभाव नहीं दिखता जब ये कैबिनेट रिशफल होता है। वो कहते हैं आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान बिल्कुल होता है राजनीतिक दलों में, हो सकता है आगे जाके कुछ यहां पे भी बैठे लोगों का हो, पर आदान प्रदान तो कैसा? वहां से सिंधिया यहां आए और सिंधिया के बदले आपने उदित राज को ले लिया, ये कैसा आदान प्रदान है? तो ये घाटे का सौदा कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। मैं जरूर कहूंगा क्योंकि आचार्य जी की बड़ी ऊंची पैंठ है तो वो बताएंगे कि आदान प्रदान जो हुआ वो घाटे का हुआ। अब देखिए एक तर्क इन लोगों का, लुटियंस वालों का, ये आचार्य जी का नहीं, आचार्य जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति है। मुझे हाँ मिलेगा आचार्य जी, आपको समय मिलेगा, मैं आपको तो अलग कर रहा हूँ, लुटियंस ब्रिगेड को अलग कर रहा हूँ। हाँ मुझे 20 सेकंड दे दीजिए आचार्य जी, ये इंटॉलरेंस मत दिखाइए, असहिष्णु तो आप कभी नहीं थे। अब 20 सेकंड सुन लीजिए अमीश जी, लास्ट 20 सेकंड। ये लुटियंस वालों का मैं एक देख रहा था, इनका हेवायर बहुत सारा न्यूज, जब मैं जवाब दूंगा तो शहजाद तुम्हें भी वैसा ही कहता है बनाना पड़ेगा। आप भी इंटॉलरेंस मत दिखाना, जब मैं जवाब दूंगा जवाब भी सुनना टॉलरेंस के साथ। सर मुझे आचार्य प्रमोद कृष्ण बाबा अपनी बात को कब कहना चाह रहे थे? 2022 की तो बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है, अभी मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार है, 15 दिन बाद या 12 दिन बाद हो सकता है योगी मंत्रिमंडल में भी विस्तार हो जाए। आप बताइए आपकी तैयारी क्या है? आपके यहां तो एक नेता दूसरे पे एफआईआर करा रहा है। अमीश देवगन, एक तो शहजाद ने कहा कि साहब राम दरबार में जाना शुरू हुआ और रोम दरबार राम दरबार। मैं शहजाद को बताना चाहता हूं कि राम की महिमा को समझने के लिए, राम को समझने के लिए, राम कथा को समझने के लिए दो बातें बड़ी जरूरी हैं। तुलसीदास जी ने कहा, एक तो हृदय निर्मल होना चाहिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। जिसका हृदय में निर्मलता होती है वही राम को जान सकता है, जिसके हृदय में कपट होता है वो राम को नहीं समझ सकता। दूसरी बात, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, यानी कि कण कण में राम है। हमारी श्रद्धा है तो हमें रोम में भी राम चमकता है और तुम्हें राम में भी रोम चमकता है। तुम इतने राम और रोम को मिलाना क्यों चाहते हो? हम तो राम को अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम मानते हैं शहजाद। हमारे लिए तो तुम्हारे हृदय में भी, तुम में भी राम चमकता है। तुम्हें किसी में राम नहीं चमकता, तुम राम को भी राजनीतिक रूप से देखते हो। हमें तो रोम में राम चमकता है, हमें राम में ही राम नहीं चमकता। हमें तो तुम में भी राम चमकता है, गौरव भाटिया में भी राम चमकता है, अमीश देवगन में भी राम चमकता है। हम तो सुनिए, पहले सुनिए ना, अब इंटॉलरेंस क्या है? जब हलफनामा देकर कहा था कि राम का अस्तित्व नहीं है। शहजाद ये इंटॉलरेंस है, शहजाद ये इंटॉलरेंस, हिंदू राम मंदिर नहीं चाहते। शहजाद तुम बहुत इंटॉलरेंस की दुहाई दे रहे थे ना। राम मंदिर के मामले को लटकाया था। शहजाद सुनने का साहस करो ना। कोर्ट पहुंच गए थे और कहा था कि राम मंदिर मामले को टाल दो, तो आचार्य जी अच्छा होता तब आप अगर कह देते कि ए रावणों के भक्तों प्लीज ये मेरे राम जी के साथ ऐसा मत करो। और आज भी जो आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को लेकर, आपको तो पहले उसके पहले सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए थी। राम के चरित्र पर, राम की मर्यादा पर, राम की महिमा पर बोलने का अधिकार उसे है जिसके दिल में राम बसता हो। राम को राजनीति मत घसीटो। राम हमारी आस्था है, राम हमारी श्रद्धा है, राम हमारा विश्वास है, राम हमारे भगवान है, राम हमारे परमपिता परमेश्वर है, राम हमारे आराध्य हैं। शहजाद आप राम को राजनीति मत घसीटो। राम तो एक एक करके बात रखेंगे तो सुनाई देगी। आप राम को कपिल सिब्बल से जोड़ रहे हो, आप राम को शशि थरूर से जोड़ रहे हो, आप राम को एक राजनीति से जोड़ना चाहते हो। राम भाजपा के राम है, राम कांग्रेस के राम है, राम सबके राम है। राम उनके भी हैं जो इस देश में नहीं रहते, पूरे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राम है। आप राम को छोटा विषय अंतर हो रहा है। देखिए राम महत्वपूर्ण है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मुझे लगता है कि राम के विषय पर बहस इस समय, ये राम के विषय पर बहस नहीं है, ये बहस जो है एक सेकंड आचार्य जी, ये जो चर्चा है ये है कांग्रेस में इस समय क्या हो रहा है और बीजेपी में इस समय क्या हो रहा है। दो पॉलिटिकल चेहरे हमारे सामने हैं, एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ कांग्रेस। मैं आचार्य जी आपसे जानना चाह रहा हूं, शहजाद पूनावाला ने जो बोला उसको, उस पर आपने जवाब दे दिया। अब आचार्य जी सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए। अब आप आचार्य जी का ऑडियो खोलिए, क्या कह रहे हैं? पूनावाला कहिए कि उन्होंने रोम और राम की तुलना क्यों की? आपने राम और रोम की तुलना क्यों की? अच्छा मेरा सवाल सुन लीजिए आचार्य जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये पंजाब में कैप्टन वर्सेस सिद्धू, हरियाणा में शैलजा वर्सेस हुड्डा, राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंह देओ। सुशील कुमार शिंदे कह रहे हैं कि पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही है,
आप अभी भी कह रहे कांग्रेस में कोई दिक्कत नहीं रही है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो एक नेता दूसरे पे एफआईआर करा रहा है, ये जातिवादी है। ये किस पार्टी में हो रहा है देश के अंदर, बताइए आचार्य जी। अमीश देवगन मैं जवाब दूं, सुनोगे? जी जी, मैं सुनने को तैयार हूं, बोलिए। देखिए, जब कभी कोई पार्टी किसी संकट के दौर से गुजरती है, आज देश के अंदर 2014 के बाद में, कांग्रेस के अंदर 2019 के बाद में कांग्रेस के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। और जिस परिवर्तन के लिए चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है, मंथन हो रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का दिल्ली आना, सिद्धू का दिल्ली आना, सचिन पायलट का कांग्रेस नेतृत्व से मिलना, या उत्तर प्रदेश में जो चर्चाएं चल रही हैं, वो कोई झगड़ा नहीं है हमारा बिल्कुल झगड़ा नहीं है। हम लोग इंटरनल डेमोक्रेसी को बरकरार रखते हुए, इंटरनल डेमोक्रेसी में कौन सा नेता? सुनील राय कांग्रेस का ही नेता है, उसने अपने अध्यक्ष लल्लू पे एफआईआर करा रखी है। ये इंटरनल डेमोक्रेसी की कौन सी नई इबारत आप लोग लिख रहे हैं? इंटरनल डेमोक्रेसी के नाम पर क्या कुछ हो रहा है? सिद्धू कह रहे हैं मेरी सरकार करप्ट है, ये इंटरनल डेमोक्रेसी आपको लग रही है? वो कह रहा है कि यहां पर लोग पैसे खाते हैं, ये इंटरनल डेमोक्रेसी आपको लग रही है? जो काम सुखबीर बादल और बीजेपी को करना चाहिए वो काम नवजोत सिंह सिद्धू कर रहा है वहां पर, और आप कह रहे इंटरनल डेमोक्रेसी है। अमीश देवगन, जब कोई कश्ती तूफान में फंसती है तो जो उस कश्ती पे सवार होते हैं ना कमजोर लोग, वो छलांग लगा के भागने की सोचते हैं, लेकिन वो कश्ती हिम्मत के साथ, साहस के साथ, ईश्वर को साक्षी रख करके वो जो कश्ती का खेवनहार है, मल्लाह, उसे चलाता रहता है और तो वो कश्ती तूफान को चीरते हुए किनारे पे लग जाती है। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े तूफान देखे हैं, बड़ी आंधियां देखी हैं, और इन आंधियों से, इन तूफानों से इस कश्ती को निकाल करके प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ले जाएंगे। देखिए, ये कश्ती की बात कर रहे हैं अमीश जी, ये कश्ती की बात कर रहे हैं। इनकी तो कश्ती वहां जा डूबी जहां पर पानी कम था। इनसे पूछे कि ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। ये सोलंकी जी जो राजस्थान के एमएलए, वो बताते हैं हमारे फोन को टैप किया गहलोत साहब ने, गहलोत साहब की सरकार ने माना है असेंबली में कि फोन टैप करवाया। ये आंतरिक लोकतंत्र है। ये कहते हैं कि ये अंदरूनी अंतरकलह तो चलती रहती है, और इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र जीवित है। तो फिर क्यों गुलाम नबी आजाद से लेकर शिंदे जी कह रहे हैं कि पार्टी में कोई लोकतंत्र बचा नहीं है? टक्कर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज, लेकिन सबकी नजर होगी कल के मंत्रिमंडल विस्तार पे, और सीएनबीसी आवाज पे टक्कर में मैं हाजिर होऊंगा।